सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पेशेंट की मोटिवेशन है। मैं समझता हूँ जो नशा कर रहा है ना, और वो अगर वाकई ही छोड़ना चाहता है तो देन द प्रोग्नोसिस इज गुड, क्योंकि देखें प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डिटॉक्स अवेलेबल है, जो विड्रॉल्स या जो फिजिकल डिपेंडेंस होती है, एडिक्शन होती है, उससे गुजरना, उसका जो पेन है उससे गुजरना, वो सारा प्रोसेस हल किया जा सकता है। उनको उसको मोटिवेट किया जा सकता है, उसको एजुकेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस मसले से दूर रहने के लिए। और फिर विदाउट ड्रग्स वो रह सकता है, लेकिन फिर वापस वो ये अगर ड्रग लेना शुरू कर दे तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं थी। और चलो एक दफ़ा गलती हो सकती है, कोई इंसान गलती से स्लिप हो सकता है, अभी इन्वायरमेंट में चला गया, दोस्त ने एक आध दफ़ा ऑफ़र की और उससे गलती हो गई, वहाँ ये ऐसे केसेस होते हैं और फिर आते हैं बताते हैं। अगर ऑनेस्टली बताते हैं और उसको डील करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम गलती हो गई और उसको एज ए गलती समझा जाए और उसको वापस से ट्रीट किया जाए, और फिर मसला और फिर इजीली ट्रीट भी हो जाता है अगर फ़ौरन आता है पर्सन। लेकिन वो छुपाता है, छुप के जाता है, मिलता है और फिर उसी पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, और इट्स अ स्लाइडिंग स्लोप। आप छोटे नशे शुरू करते हैं सिगरेट वगैरह से, फिर चर्च पे आते हैं, चर्च से आते आते फिर आप दूसरा आइस क्रिस्टल, और फिर आप आते थे हीरोइन और अफीम, सब चीज़ों पे बढ़ते चले आते हैं, और ओरल स्निफिंग से लेके फिर इंजेक्टेबल्स। तो ये सारा प्रोसेस है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ख़तरा भी बढ़ता चला जाता है कि उसको वही केक और वही बस कम क्वांटिटी में नहीं मिलता, उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट नशा चाहिए होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में नशा चाहिए होता है, और रिस्क फिज़िकल रिस्क भी बढ़ जाता है और साइकोलॉजिकल रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर इसमें पागलपन का रिस्क भी होता है कि इंसान को ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, दिमाग में ऐसे डिल्यूजन्स या सोचें आने लगती हैं कि लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, इस तरह की उल्टी सीधी सब जो कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस का हिस्सा होती है। तो बात आप ये कर रहे थे कि पहले कैसे था और अब कैसा है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है और पेशेंट की क्या जिम्मेदारी है। असल में वक्त बड़ा चेंज हो गया है, यासिर। वक्त पिछले 15-20 सालों में जो चेंजेस आए हैं पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, स्मार्टफोन्स आए हैं, जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग चेंज हुई है, जिस तरह से पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा माँ को भी काम करना पड़ रहा है, शायद बच्चों के लिए उनके पास टाइम इतना नहीं रहा है। स्कूलिंग में भी ये हो कि महंगे महंगे स्कूल आ गए हैं। पहले हम लोग यंग थे तो गिने चुने स्कूल्स होते थे और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते थे। अब तो ये कि ब्रांड्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के, और जितने महंगे ब्रांड्स हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी ज़्यादा होती है, इसलिए कि ड्रग डीलर्स को भी पता है कि अफोर्डेबिलिटी कहाँ है, वह कौन सी जगहें हैं जहाँ के बच्चे ड्रग्स को अफोर्ड कर सकेंगे। तो वो भी उन्हीं एरियाज़ को और स्कूलों को टारगेट भी करते हैं। वल्नरेबल बच्चों पे ज़्यादा काम किया जाता है, जहाँ पे उनको पता है कि इनके माँ बाप तो काम पे बिज़ी हैं, इतना टेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उन दोस्तों से उनको इंटरेक्ट करके किसी तरह कन्विंस करना कि हाँ तुम्हें 1-2 दफ़ा तो ट्राई करो, मज़ा आएगा। अंदर अंदर डिप्रेशन को वैसे ही होता है, लोनलीनेस का, कि शायद हमें अटेंशन घर से इतनी नहीं मिल रही है। तो फिर ये वो एरियाज़ हैं जिस पे आई थिंक रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ दोनों बढ़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स सही नज़र रखें और अच्छी तरबियत घर से हो और उनको प्रॉपर अटेंशन भी मिले, रोज़ पूछा जाए कि भाई आपने क्या स्कूल में किया, किस दोस्त से मिले, इस पे नज़र है कि कौन से दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल्ड हो थोड़ा, और स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा कंट्रोल्ड हो, और क्या वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर चांसेस बेहतर हैं कि शायद ड्रग्स इतनी ना कॉमन हो। मैं समझता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक है।